वेलकम टू एडिक्शन क्लासेस। चलिए आज हम बात करने वाले हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर और इसमें हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड ओवर द इलेक्ट्रोड डबल दैट ऑफ द गैस कलेक्टेड ओवर द अदर इलेक्ट्रोड। यानी कि ये क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है कि अगर हम पानी की इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराएं। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में ये होता है कि जब आप पानी में इलेक्ट्रोड और कैथोड डालकर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं, तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जब आप कराएंगे तो ये क्यों होता है कि एक इलेक्ट्रोड पर जो है वो क्या लिखा है, कलेक्ट ओवर द इलेक्ट्रोड डबल दैट द गैस कलेक्टेड ओवर द अदर इलेक्ट्रोड। यानी कि एक इलेक्ट्रोड पर डबल गैस कलेक्ट होती है दूसरे इलेक्ट्रोड की बजाय। तो बड़ा सिंपल सा है। पानी का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है कि पानी का फॉर्मूला होता है H2O, है ना। अगर हम बात करें तो नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा होगा कि यहाँ पर इनका जो रेशो बनेगा एटम का रेशो, तो हाइड्रोजन के रेशो 2 हैं और ऑक्सीजन का रेशो 1 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का रेशो 2 है और ऑक्सीजन का रेशो 1 है, यानी 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर 2 हाइड्रोजन है तो एक इलेक्ट्रोड पर जो है वो डबल गैस आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की क्वांटिटी ही 2 है। ठीक है, यानी कि अगर हाइड्रोजन डबल है तो वहां पर उसकी क्वांटिटी भी डबल ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप आंसर देखेंगे तो आंसर है वाटर इज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी वाटर में जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। ठीक है, इन द रेशो ऑफ 2:1, और जो रेशो होता है उनका 2:1 होता है। दैट वाई दी वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन इज डबल, इसलिए हाइड्रोजन का वॉल्यूम भी कैसा हो जाता है, डबल हो जाता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कैन बी सीन व्हेन द स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशंस ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बातें चल रही हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा कि जब हाई रिएक्टेंट, ठीक है, और लो रिएक्टेंट की रिएक्शन कराई जाती है तो हाई रिएक्टेंट लो रिएक्टेंट को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर देखो कि दो चीजें हैं, ठीक है, एक है कॉपर और दूसरा है आपका सिल्वर नाइट्रेट, है ना। तो कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉपर ने जो है वो देखो सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, और आपको पता होगा कि कॉपर जो है वो हाई रिएक्टेंट होता है सिल्वर से। ठीक है, सिल्वर सबसे लो रिएक्टेंट में गिने जाते हैं, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, इनको कई सालों तक भी अगर आप रख के रखेंगे तो ये बहुत कम रिएक्शन करते हैं। आपके घरों में जो है वो सिल्वर के गहने होते हैं, सिल्वर के गहने पर बहुत जल्दी जो है वो ऑक्सीजन की रिएक्शन नहीं होती है ना। आप लंबे समय तक सोने या चांदी के गहने पहनते हैं, वो काले नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो वहीं पर कॉपर आप देखेंगे तो कॉपर के जो बर्तन हैं आपके वो 1-2 दिन में ही जो है वो काले पड़ जाते हैं। तो कॉपर हाई रिएक्टेंट होता है। तो कॉपर क्या करेगा, ये जो कॉपर है आपका, ठीक है, ये कॉपर जो है वो इस सिल्वर को हटा के और यहाँ पर नाइट्रेट से रिएक्शन कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर CuNO3। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कुछ चीजें, ठीक है, कि क्या, कि भाई अगर सिल्वर और नाइट्रेट की बात करें तो दोनों की बैलेंसी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि दोनों की बैलेंसी क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रेट की वैलेंसी 1 है, सिल्वर की वैलेंसी 2, इसका इधर इसका इधर, तो इसलिए ये बन जाएगा AgNO3 2। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण से ही जो है वो सिल्वर को हटा दिया गया है, किसके द्वारा, कॉपर के द्वारा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, स्टेट 1 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है वो रिडक्शन प्रोसेस के लिए आपको एक केमिकल रिएक्शन को बताना है। तो पहली चीज मैं ये बता दूं, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पर ऑक्सीजन
हटे, ठीक है, ऑक्सीजन जहां पर हट जाए वो रिडक्शन रिएक्शन होती है, यानी ऑक्सीजन का अलग होना रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगा, हटेगा। तो देखिए यहाँ पर Zn के साथ में, ZnO के साथ में जो है वो क्या लगा हुआ था, ऑक्सीजन लगा हुआ था, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन हट गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन सी रिएक्शन हुई है, आपकी रिडक्शन रिएक्शन हुई है, ठीक है। चलिए, और भी कोई भी अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं रिडक्शन रिएक्शन के, तो आप वो भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही एग्जाम्पल हो, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल है, सिंपल सा सरल सा एग्जाम्पल है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल चेंज रीजन ऑल्सो, ठीक है, बर्निंग ऑफ बैक्स और मेल्टिंग ऑफ बैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये पूछ रहा है कि दो केमिकल, वो यहाँ पर ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल चेंज, यानी कि यहाँ इनमें से कौन से केमिकल चेंज हुए हैं और इनको आप बताइए। तो देखो अब ध्यान से समझना, ठीक है। बर्निंग ऑफ गैस इज द केमिकल चेंज बिकॉज नाउ प्रोड्यूस, तो आपको दो चीजें आपने पढ़ी हैं, एक तो केमिकल चेंज और दूसरा है फिजिकल चेंज, है ना। केमिकल चेंज किन्हें कहते हैं, जिनमें कोई भी नई चीज बने वो केमिकल चेंज होता है ना। जैसे दूध से दही का बनना केमिकल चेंज होता है, ठीक है, मिल्क से कर्ड का बनना। फिर उसके बाद में कागज को जलाना, ठीक है, नई चीज प्रोड्यूस हो रही है, राख, ठीक है। तो कोई चीज जब नया सब्सटेंस बन रहा है तो वो केमिकल चेंज कहलाएगा, ठीक है। और नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, सिर्फ उसके कलर या शेप या साइज में चेंजेस हो रहे हैं, तो वो आपका फिजिकल चेंज कहलाएगा। तो यहाँ पर केमिकल चेंज जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए बर्निंग ऑफ द गैस इज प्रोड्यूस इज अ केमिकल चेंजेस बिकॉज, ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत है, ये गैस है, ठीक है। तो न्यू प्रोड्यूस विथ द न्यू प्रॉपर्टीज विल बी फॉर्म ऑन द बर्न, ठीक है। तो बर्निंग में जो है वो नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। और वहीं पर जो है वो अगर हम बात करें कि मेल्टिंग में जो है वो नया सब्सटेंस नहीं बना, यानी कि अगर आप बैक्स को, ये हम अगर आप बैक्स को जलाएंगे तो नया सब्सटेंस बनेगा, और अगर आप बैक्स को मेल्ट करेंगे तो नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। ये मैंने नहीं, बैक्स ही रहेगा यहाँ पर, गैस नहीं होगा, ठीक है, मैंने सोचा बर्निंग ऑफ गैस, हाँ। तो यहाँ पर जो है वो जब आप बैक्स को जलाएंगे तो नया सब्सटेंस बनेगा, लेकिन आप बैक्स को मेल्ट करेंगे तो नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, इसलिए ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर रहेगा, ठीक है। और रीजन हमने ये लिख दिए हैं। अब आगे देखते हैं। फिर अगला है विच वन इज द केमिकल चेंज रस्टिंग ऑफ द आयरन और मेल्टिंग ऑफ द आयरन। यहाँ पर भी वही देखिए, अगर देखें तो 2024 में दो क्वेश्चन जो है वो एक जैसे ही आए थे आपके। तो यहाँ पर आप देखो रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर बात करें तो लोहे पर जंग लगना जो है वो आपका एक केमिकल चेंज होता है, लेकिन जब आप लोहे को गलाएंगे तो लोहा ही रहने वाला है, तो वहां केमिकल चेंज नहीं होगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो केमिकल चेंज है। स्टेट वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो देखिए 2014 में जो है वो तीन क्वेश्चन फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से आए हैं। तो आपको क्या बोला है उसने कि भाई एक डिफरेंस बताइए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। तो फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है और केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, नेम दी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्सिंग एजेंट इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। हाँ, तो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन्हें कहा जाता है जिनका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। जिनका रिडक्शन होगा वो कहलाएंगे रिडक्शन एजेंट। तो यहां पर देखो CuO जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो देखो CuO की अगर हम बात करें तो CuO जो है वो आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और H2 जो है वो क्या कहलाएगा,
रिडक्सिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो CuO जो है वो क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यार वहीं पर अगर बात करें तो H2 की बात करें तो H2 हो जाएगा रिडक्सिंग एजेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब उसके बाद में है राइट द कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर दी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो पहले तो इनको आपको बनाना आना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए यहाँ दो वर्ड है, सोडियम और हाइड्रोक्साइड। सोडियम को Na बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड को OH बोलते हैं। दोनों की बैलेंसी जो है वो 1-1 होती है। ठीक है, और 1 से 1 कट जाता है, इसलिए इनका बनेगा फॉर्मूला NaOH। ठीक है, तो NaOH बन गया। फिर उसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का आपका पूरा फॉर्मूला पता होना चाहिए, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या होता है, बेस होता है। और यहीं पर अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो ये क्या होता है, एसिड। और एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। अब आपको ये तो पक्का पता है कि भाई वाटर तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और इन दोनों से सॉल्ट क्या बनेगा कि सोडियम और आपका सल्फ्यूरिक एसिड में जो है वो सल्फेट से क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा Na2SO4। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर दोनों की रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेम द स्टेट द लॉ, ठीक है, विच इज कीप्ड इन माइंड व्हेन द वी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए, तो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में जो है वो लॉ के बारे में बताना है। 9th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि केमिकल रिएक्शन होने के पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद, ठीक है, ना तो मास क्रिएट होता है और ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है। केमिकल रिएक्शन होने के पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद ना तो मास जो है वो क्रिएट होगा और ना ही मास जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, तो यानी कि मास कंजर्व रहता है, इसलिए यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। क्लियर है? चलिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये लॉ लगता है। व्हाट इज, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सा? व्हाट इज मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन एन अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस a reactant are converted to one or more different substance the product। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन हम किसे कहते हैं? केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं। पहला होता है आपका रिएक्टेंट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट। तो एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं? एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर सब्सटेंस आर दी अदर केमिकल रिएक्शन और कंपाउंड द केमिकल रिएक्शंस रीअरेंज इज द कॉन्स्टिट्यूट अमाउंट ऑफ द रिएक्शंस क्रिएट अ डिफरेंट सब्सटेंस एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप इसको और सिंपली भी ये लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन में आप लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और प्रोडक्ट एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलकर जो है वो एक या एक से ज्यादा जो है वो आपके वो सॉरी एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखेंगे तो आपको यहां पर एक केमिकल इक्वेशन दी हुई है, ये है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है। ठीक है,
अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या दिया है कि कंसीडर द एबव मेंशन टू केमिकल इक्वेशन विच टू डिफरेंट काइंड ऑफ एरो अलोंग विथ द प्रोडक्ट, ठीक है। वॉट डू दिस टू डिफरेंट एरो इंडिकेट, यानी कि ये जो दो डिफरेंट एरो दिए हुए हैं यहाँ पर, कौन कौन से दो डिफरेंट एरो, ये वाले, ठीक है। ये दो डिफरेंट एरो जो है वो क्या इंडिकेट करते हैं, तो अगर एरो ऊपर की तरफ है तो वो बताएगा कि गैस निकल रही है, और अगर एरो नीचे की तरफ है तो वो बताएगा क्या, कि प्रेसिपिटेट जो है वो बन रहा है। अब प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। रिप्रेजेंट्स, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन के बाद में जो चीज बच जाती है, जो कि नीचे तली में जमा हो जाती है, ठीक है, वो प्रेसिपिटेट कहलाता है, ठीक है। तो अगर एरो ऊपर की तरफ है तो गैस निकल रही है, और अगर नीचे की तरफ है तो प्रेसिपिटेट आपका बचा हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई जो हाइड्रोजन है, ठीक है, बीइंग अ हाईली फ्लेमेबल गैस एंड ऑक्सीजन बीइंग अ सपोर्टर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन, येट वाटर आर कंपाउंड मेड ऑफ द हाइड्रोजन्स एंड ऑक्सीजन्स इज यूज्ड टू द फायर वाई, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें कि जहां पर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन बहुत सबसे ज्यादा फ्लेमेबल गैस है ना, और ऑक्सीजन जो है वो कंबशन, यानी किसी भी चीज को जलाने के लिए नेसेसरी है, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कोई भी चीज जल नहीं सकती है, और उन्हीं दोनों चीजों से मिलकर बना हुआ है पानी, ठीक है। और ये पानी जो है वो किसी भी आग को बुझाने के लिए यूज किया जाता है ना। तो ये ऐसा क्यों है, तो देखो अगर कंपाउंड की हम बात करें तो क्या लिखा हुआ है, हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है कि कंपाउंड की खासियत ये होती है कि कंपाउंड जो है वो जिन चीजों से मिलकर बना होता है उनकी प्रॉपर्टीज नहीं दर्शाता है, अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज बताता है ना। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो H2O इज अ कंपाउंड constituted by the hydrogen and oxygen an element, and being compound it has different properties as compared to its the constituting एलिमेंट, है ना। तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि भाई मैंने क्या बताया कि कंपाउंड की नेचर ही होता है कि वो जिन चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है, उनके नेचर को नहीं दिखाता है, वो अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज को दिखाता है। इसलिए हाइड्रो वाटर में ना तो हाइड्रोजन के बिहेवियर दिखाई देंगे और ना ही ऑक्सीजन के। इसका एक और एग्जांपल है NaCl, कि NaCl की आप देखो अगर तो सोडियम क्लोर, है ना। सोडियम की खासियत क्या होती है कि उसको पानी में डालोगे तो वो आग पकड़ लेगा, है ना। और वहीं क्लोरीन की खासियत क्या होती है, पानी में डालोगे तो वो पानी को साफ कर देगा। और वहीं नमक की अगर बात करें तो नमक को पानी में डालने पर वो आग नहीं करता, और नमक को पानी में डालने पर वो पानी को जो है वो खारा कर देता है। तो दोनों के नेचर अलग अलग है, ना तो नमक में सोडियम का नेचर है और ना ही जो है वो क्लोरीन का नेचर है, ठीक है। चलिए अब बात करें कि वो पूछ रहा है कि किस टाइप की रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि दो रिएक्टेंट मिलकर जो है वो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो दो रिएक्टेंट मिलकर जब एक प्रोडक्ट बनाए तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, मिलना। हम जनरली भाषा में बात करते हैं यार इसका कॉम्बिनेशन अच्छा है, यानी दो चीजों का मिलना, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इफ कॉपर मेटल इज हीटेड ओवर अ फ्लेम, ठीक है, यानी कॉपर मेटल को अगर बहुत ज्यादा फ्लेम पर गर्म किया जाए, इट डेवलप्ड अ कोटिंग, यानी उसके ऊपर एक कोटिंग डेवलप हो जाती है। व्हाट इज द कलर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कोटिंग, यानी इसकी कोटिंग का कलर क्या रहेगा और इसका कंपोजिशन क्या रहेगा, ठीक है। तो कलर इसका कैसा रहता है, ब्लैक कोटिंग रहती है, यानी कि ब्लैक कलर का रहता है, ठीक है, इस फॉर्म, और इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर, यानी कि ये क्या है, ये जो ब्लैक कलर की जो कोटिंग है वो कॉपर ऑक्साइड की कोटिंग है, ठीक है। तो कॉपर को ज्यादा जलाने पर उस पर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, और ये ब्लैक कलर की जो कोटिंग होती है वो कॉपर ऑक्साइड की कोटिंग होती है, ठीक है। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टेंट विथ हाइड्रोजन गैस एट 340 atm टू फॉर्म द मीथेन एल्कोहल। ठीक है, ये 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपको एक बैलेंस इक्वेशन बनानी है और इस बैलेंस इक्वेशन में आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, आपको लेना है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो जो दिया है पहले आप बोले लें। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। ठीक है, अब रिएक्ट्स विथ अ हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शन किसके करानी है, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया और हाइड्रोजन ले ली। फिर उसके बाद में कितनी लेनी है, 340 ATP। तो ऊपर की तरफ हम ये लिख देंगे 340 ATM। ठीक है, अब उसके बाद में जो है वो यहाँ पर बनाना है मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में आप मिथाइल एल्कोहल बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, कि मिथाइल एल्कोहल मतलब होता है CH3OH। ठीक है, अब ये आपका बन गया। अब इसे आप बैलेंस कर दें। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 ये हैं और 1 ये है, और इधर पर सिर्फ 2 ही हैं तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। तो हाइड्रोजन आपके बैलेंस हो गए। ठीक है, अब बाकी सारी चीजें ऑलरेडी बैलेंस थी तो ये आपकी एक बैलेंस। तो ये बड़े सरल से क्वेश्चन होते हैं, जो लिख बोला हुआ है वो आप लिख दीजिए और आखिरी में जो है वो इसे बैलेंस कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। विच वन इज द केमिकल चेंज, ठीक है, फर हाँ, फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट्स जूस एंड डाइल्यूटिंग फ्रूट जूस, यानी कि वो कह रहा है कि इनमें से, ठीक है, विच वन इज द केमिकल चेंज, यानी कि कौन सा केमिकल चेंज है किसमें, कि भाई फर्मेंटेशन ऑफ द फ्रूट जूस, यानी कि फ्रूट जूस का फर्मेंटेशन करना। तो ये जो है वो, ठीक है, या फिर जो है वो क्या है, डाइल्यूटिंग ऑफ फ्रूट जूस। अब फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें तो जूस को, वो फर्मेंटेशन ऑफ द फ्रूट जूस का मतलब क्या होता है कि आपने जूस को रख दिया लंबे समय तक सड़ाना। ठीक है, और डाइल्यूटिंग फ्रूट जूस, ये जो है वो इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, लेकिन इसमें एल्कोहल बनेगा। आपका फर्मेंटेशन जब आप करेंगे तो एल्कोहल बनेगा, और जब नया सब्सटेंस बनता है तो वो केमिकल चेंज होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस जो है वो आपका केमिकल चेंज है। देखिए अगर आप अभी तक इतने क्वेश्चन आपने करे तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि सबसे ज्यादा जो अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इतने में हमने देखा कि केमिकल चेंज से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन सा केमिकल चेंज है ना। तो वो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा कि केमिकल चेंज को पहचानना आपको आना चाहिए कि कौन से जो है वो केमिकल चेंजेस हैं। ठीक है, तो केमिकल चेंज वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये चीज़ें बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, अपने बाकी रिलेटिव्स जो भी लोग आपके जान पहचान में हैं उनको ये शेयर करिए, ताकि ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो बनेगा आपके लिए। और एग्जाम में मैं कह रहा हूँ कि डेफिनेटली ये आपके मार्क्स को इंक्रीज करेगा। क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना कि यार मार्क्स कम क्यों आते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा बहुत है लेकिन उनकी प्रैक्टिस नहीं करी कि उनसे क्वेश्चन कैसा आएगा। दूसरी चीज, हमें ये भी नहीं पता है कौन से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का जो मैंने आपके लिए कलेक्शन तैयार किया है वो इतना गजब का कलेक्शन है कि आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसको शेयर करो, दबा के शेयर करो। चलो तो देखो जरा ध्यान से, अगला क्या कह रहा है, इज द बर्निंग ऑफ द कैंडल वैक्स। ये देखो ये क्वेश्चन फिर से आया है वापस, है ना। कैंडल वैक्स को अगर आप जलाओगे, ठीक है, तो क्या है, बर्निंग ऑफ द कैंडल वैक्स आर फिजिकल और केमिकल। देखो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई बर्निंग ऑफ या मेल्टिंग ऑफ, ठीक है, इनमें से कौन सा केमिकल है। तो बर्निंग ऑफ वैक्स जो है वो क्या है, केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स में नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर जो है वो आपका बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स एक केमिकल चेंजेस है। फिर देखो, राइट द बैलेंस इक्वेशंस फॉर द केमिकल रिएक्शंस दैट द कैरेक्टरिस्टिक एज द प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अब मैंने बताया प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कोई चीज नीचे बच जाए, है ना, वो प्रिसिपिटेट होता है। तो यहाँ पर भी, यहाँ देखो, अगर मजा आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है कि यार
ठीक है, कि और वीडियो हम आपके लिए ऐसे बनाएं। ठीक है, मेरे पास में अगर देखा जाए तो सभी का कलेक्शन है। कलेक्शन तो ऑलरेडी आपके पास में भी होगा ये चीज़ों का कलेक्शन, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है कि इसको समझाने की, है ना, कि भाई क्वेश्चन हमने पढ़ लिया लेकिन समझ में नहीं आता, या फिर हम समझ में भी आता तो आलस खा जाते हैं, यार कौन पढ़े इनको इतनों को, है ना। तो मैं आपके लिए वो चीज़ें आसान कर दे रहा हूँ। चलिए तो देखते हैं। वो कह रहा है बैलेंस, वो क्या कह रहा है, राइट अ बैलेंस इक्वेशंस फॉर द केमिकल रिएक्शंस दैट कैन बी कैरेक्टराइज टू प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अब तुम्हें ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन एक यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है आर्गन नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, तो देखो अगर तुम देखोगे तो सोडियम यहाँ पर प्रिसिप दो चीजें हुई हैं, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हुई है। देखो आर्गन जो है वो क्लोरीन से जाके चिपक गया और सोडियम जो है वो नाइट्रोजन से जाके चिपक गया। तो इसको तुम जो है वो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में तो लिख ही सकते हो, साथ में इसको जो है वो तुम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी ये काम आएगा आपका। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टेट द मेन डिफरेंट बिटवीन द इंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक। तो मेन बताना है। इंडोथर्मिक में क्या होता है, नाम में ही लिखा हुआ है इंडो, इंडो मतलब अंदर, थर्मिक मतलब टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर अंदर ले यानी एब्जॉर्ब करे, वो इंडोथर्मिक है। फिर उसके बाद में एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर और थर्मिक मतलब टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर को बाहर निकाले वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो जो टेम्परेचर को अंदर ले वो इंडोथर्मिक हो जाएगा, जो टेम्परेचर को बाहर निकाले वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, तो इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, नाम में ही सब कुछ लिखा है, जो हीट को एब्जॉर्ब करे वो इंडोथर्मिक, जो हीट को इवॉल्व करे वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर what happens chemically when quick lime is added to water filled in a bucket। यानी कि आपने ये देखा होगा घरों में दीपावली का समय है तो पुताई वगैरह चलती है, तो चूने को जब आप पानी में डालते हो तो क्या होता है, बबल्स निकलते हैं, बब गर्म हो जाता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना इसमें। तो क्या हो रहा है कि भाई आपने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड विथ द एवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन, अगर ये भी पूछ ले कि कौन सी रिएक्शन है तो आप बता देना ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो आपने क्या किया भाई, क्विक लाइम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CaO होता है। ठीक है, और पानी में आपने मिलाया तो आपका क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और जो है वो हीट निकलेगी। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में आपको बताना है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिडक्शन रिएक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का अलग होना। ठीक है, तो जहां पर ऑक्सीजन जुड़ेगी वो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और जहां पर ऑक्सीजन अलग होगी वो रिडक्शन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लेग प्लेस, यानी कि ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन अलग हो तो वो ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीजन अलग हो और हाइड्रोजन जुड़े तो वो रिडक्शन है। नाम में लिखा है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, रिडक्शन यानी ऑक्सीजन का अलग होना। क्लियर है, चलो अब आगे देखते हैं। ये कुछ हो गया, ये कुछ प्रॉब्लम है इसमें। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल्स ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो मैंने तुम्हें बताया भी था यहाँ पर, मैंने कहा ये बढ़िया एग्जांपल आप याद कर लेना, डबल डिस्प्लेसमेंट का काम आ जाएगा। तो यहाँ पर आप वो लिख सकते हैं डबल, या फिर एक ये भी एग्जांपल है, दोनों ही डबल डिस्प्लेसमेंट के। डबल डिस्प्लेसमेंट की बस खासियत क्या होती है कि ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयन, है ना। तो देखो यहाँ पर
ये Ba जो है वो Ba किसके साथ में चिपक जाएगा, SO4 के साथ, और वहीं पर जो है वो देखो ये जो है वो इसके साथ चिपक जाएगा, H2Cl के साथ चिपक जाएगा तो HCl बना लेगा। तो दोनों अपनी जगह अल्टी पल्टी कर लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट की खासियत ही यही है, दो बार डिस्प्लेसमेंट करना, दो बार जगह बदलना जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो जहां पर जगह अल्टी पल्टी हो वो क्या कहलाएगा, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। बेसिस ऑफ द केमिकल रिएक्शन बैलेंस, हाँ, ऑन व्हाट बेसिक इज द केमिकल रिएक्शन बैलेंस, यानी केमिकल रिएक्शन बैलेंस के लिए क्या चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दोनों तरफ का मास आप बराबर कर दो तो जो है वो आपका बेसिक केमिकल रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर। क्लियर है? चलिए तो अब देखते हैं आगे। हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि व्हाट चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू सनलाइट, ठीक है, स्टेट द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन चेंज, ठीक है। यानी कि अगर जो है वो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो है वो अगर सनलाइट में रख दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो वो किस कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। ग्रे कलर सिल्वर मेटल इज फॉर्म्ड टू एंड, है ना, पंजेंट स्मेल, यानी कि पंजेंट स्मेल आएगी, ठीक है, किसकी, क्लोरीन गैस उसमें से इवॉल्व होगी। जब भी क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है तो पंजेंट स्मेल इसमें आती है, ठीक है। तो और उसकी केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक है। इसको तुम जो है वो, ये कौन सी रिएक्शन है अगर तुमसे पूछा जाए, ठीक है, तो ये जो है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। एक रिएक्टेंट जो है वो अलग होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, तो ये जो है वो कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो क्या लिखा है, एक आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है, जिसमें रिएक्शन किसमें करनी है, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में करनी है, ठीक है। तो देखिए हमने सोडियम, वो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड लिखा। अब यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे पहले भी अपन ने ये क्वेश्चन आया हुआ था अगर आप देखें तो ये, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आया था और हमने डिस्कस किया था कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, और वही क्वेश्चन रिपीटेड है। अब यहाँ पर इसे हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को करना है, तो फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को करेंगे तो इन दोनों में हाई रिएक्टेंट कौन होता है, तो हाई रिएक्टेंट जो है वो आपका एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम जो है वो फेरस को डिस्प्लेस कर देगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इसे बैलेंस करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपका Pb कितना है, 1 है, यहाँ पर भी Pb आपका कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 ही है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो आपके 6 हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन अगर देखोगे तो 5 है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम कोई भी एक चीज को देख लें कि हमने कहा Pb जो है वो हमारा कितना है, 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद में नाइट्रोजन देखोगे तो नाइट्रोजन 2 है। अगर ये ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है तो ये दोनों के लिए होता है, तो नाइट्रोजन हमारे लिए कितना हो गया, इस तरफ 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, तो 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो 3 2 जा 6, यानी ऑक्सीजन इस तरफ कितने हैं, 6 है, ठीक है। अब इधर देखें तो Pb तो हमारे पास में बैलेंस है, ठीक है, तो Pb हमारे पास में बैलेंस है, Pb कितना है, 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद में नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हमारे पास एक ही है, और ऑक्सीजन की बात करें तो दो ये हैं, दो ये हैं, 4 और 5, यानी कि 5 ऑक्सीजन है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद में आगे देखते हैं अपन, ठीक है। तो बैलेंस करना क्या है, तो बैलेंस आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को करना है, तो दोनों में से किसी को भी आप ले सकते हैं।
अब अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करें तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जो है वो आपको इस तरफ जो है वो कहीं पर भी आप एक चीज बढ़ाते हैं तो एक आपका ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर आपने 2 लगाया तो यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ गया तो ऑक्सीजन अब आपके 6 हो गए। ठीक है, अब ऑक्सीजन 6 हो गए, इधर पर आप देखेंगे यहाँ भी ऑक्सीजन 6 है, लेकिन इसके कारण से क्या हुआ, यहाँ 2 बढ़ाया तो पीबी आपके 2 हो गए। तो पीबी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपने 2 लगा दिया। अब पीबी बैलेंस है लेकिन आपके ऑक्सीजन डबल हो गए, यानी 12 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, यानी कि 12 ऑक्सीजन अगर हो गए हैं तो आपको फिर, और दूसरी चीज नाइट्रोजन भी जो है वो आपके यहाँ पर डबल हो गए। तो अब नाइट्रोजन को बैलेंस करना है तो 2 की जगह नाइट्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 2 नाइट्रोजन थे, अब आपके 4 नाइट्रोजन हो गए। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पर 4 लगाया। जैसे ही नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 4 लगाया, ऑक्सीजन भी आपके 12 हो गए और नाइट्रोजन आपके 4 हो गए। तो ऐसे करके आप इसे बैलेंस करोगे। ठीक है, इसमें पूछा है ये कौन सी रिएक्शन है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये जो है वो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, देखिए सोडियम जो है वो ऑक्स क्लोरीन के साथ लगा बेरिलियम SO4 के साथ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट आपकी रिएक्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो ये कौन सी रिएक्शन है, तो एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसलिए जो है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए यहाँ पर Fe जो ने Cu को हटा दिया है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पर, ये Fe ने SO4 के साथ रिएक्शन कर ली, Cu अकेला हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, 2 रिएक्टेंट मिलकर जब एक प्रोडक्ट बनाए तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मैं ऐसे ही और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और इनको अपने चैनल पर डालूंगा, एडिशन क्लासेस से आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, थैंक यू।